Okay students, let's take another question. 1.24 gram white phosphorus on reaction with excess of NaOH. बच्चों ये disproportionation reaction है P4 की, produces a gas X which on reaction with copper sulfate gives a product. Then find weight or mass of copper sulfate that is consumed in this reaction. So बच्चों पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि P4 NaOH के साथ में रिएक्शन कर रहा है, तो बच्चों ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, यहाँ पे P4 सॉलिड है, NaOH एक्वस है, तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है फॉस्फीन गैस और सॉल्ट बनता है NaH2PO2. ओके, अब बच्चों ये जो फॉस्फीन है ये आगे कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कर रही है, तो मोल मोल एनालिसिस के लिए बच्चों एज वी नो P4 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास 124 होगा, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स जो आएंगे वो आएंगे 1.24 अपॉन 124 दैट इज 0.01 मोल्स. अकॉर्डिंग टू मोल मोल एनालिसिस P4 के मॉलिक्यूल दैट इज मोल्स दैट इज 0.01 विल फॉर्म 0.01 moles of phosphine. Now phosphine is made to react with copper sulfate. बच्चों ये जो phosphine गैस है इसकी रिएक्शन कॉपर सल्फेट से कराइए. phosphine यहाँ पर हमारे पास में अवेलेबल है 0.01, कॉपर सल्फेट का मास हमारे को लेना है, तो बच्चों अगर हम देखें तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है ये प्रोडक्ट बनेगा Cu3P2 दैट इज ब्लैक PPT और साथ में बनेगा बच्चों H2SO4. बच्चों ये एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कॉपर हाइड्रोजन से डिस्प्लेस हो गया और डिस्प्लेस होकर के हाइड्रोजन ने बनाया H2SO4 और कॉपर ने इसका कैटायन बनाया क्यूप्रिक फॉस्फाइड. अब जरा देखिए बच्चों, अगर हम इसे बैलेंस करते हैं तो बिना बैलेंस किए हुए हमें कॉपर सल्फेट के मोल्स पता नहीं चलेंगे, तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा इस रिएक्शन को बच्चों. तो 2 मोल्स फॉस्फीन 3 मोल कॉपर सल्फेट, तो ये बन जाएगा बच्चों 3 मोल H2SO4. वेल बच्चों फॉस्फीन 0.01 मोल, तो इस हिसाब से कॉपर सल्फेट विल बी 1.5 इंटू 0.01 मोल्स, 3/2 इंटू 0.01 मोल्स कॉपर सल्फेट विल बी कंज्यूम्ड. अगर इस रिएक्शन में अगर हम स्टोइशियोमेट्री से देखते हैं तो फॉस्फीन के मोल्स हैं 0.01, तो कॉपर सल्फेट के मोल्स हमें लेने पड़ेंगे 3/2 इंटू 0.01 मोल्स. तो अगर हम वेट ऑफ कॉपर सल्फेट निकालना चाहते हैं तो वेट ऑफ कॉपर सल्फेट विल बी गिवन बाय मॉलिक्यूलर मास इंटू मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट दैट इज कंज्यूम्ड. तो इसका मॉलिक्यूलर मास है बच्चों 159 इंटू इसके जो मोल्स कंज्यूम हुए वो थे 3/2 इंटू 0.01. सो बच्चों ये अप्रोक्स आता है 2.38 समथिंग, 2.38 समथिंग. एग्जैक्ट कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो दिस वुड बी 2.385 ग्राम्स. Okay बच्चों, let's take another question of inorganic. It belongs to 13 group boron family. Boron nitride inorganic graphite can be prepared by reaction of ammonia with which of the following compound. बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये वेरी मच इट इज टेकन फ्रॉम NCERT. अगर हम ए ऑप्शन की बात करते हैं तो B2H6 प्लस अमोनिया, अगर हम ये रिएक्शन करवाते हैं बच्चों तो B2H6 एंड अमोनिया, और हमने इसको एक्सेस इसे हमने 1H2 मोलर रेशियो में ले लिया लो टेम्परेचर पे, तो बच्चों पहले इसका एडिशन प्रोडक्ट मिलता है B2H6.2 अमोनिया. इसको फर्दर अगर हम हीट करते हैं तो इससे बनता है B3N3H6 और ये फर्दर हीट करने पर बोरोन नाइट्राइड बनाता है. बच्चों इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं B2H6 प्लस अमोनिया, अगर हम इसे एक्सेस में लेते हैं और हाई टेम्परेचर लेते हैं, यहाँ पे लो टेम्परेचर है, यहाँ पर हाई टेम्परेचर है,
अगर हम यही रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे कराते हैं और इसमें हमने अमोनिया एक्सेस में ले लिया बच्चों, यहाँ पर B2H6 और अमोनिया पहले हमने लो टेम्परेचर पे लिया था तो एडिशन प्रोडक्ट मिला था, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज से एक कॉम्प्लेक्स बनता है इस तरह का, और इसी को फर्दर हीट करेंगे तो इनऑर्गेनिक बेंजीन बनेगी, और इस इनऑर्गेनिक बेंजीन को फर्दर हीट करेंगे तो ये ग्रेफाइट लाइक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बन जाएगी, बोरोन नाइट्रोजन रिंग। अगर हम B2H6 को अमोनिया एक्सेस में इनिशियली हाई टेम्परेचर पे लेते हैं बच्चों तो इसे डायरेक्ट बोरोन नाइट्राइड बनता है, ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर। सो B2H6 अमोनिया से रिएक्शन करके बोरोन नाइट्राइड बना रहा है। अब अगर हम बोरोन देखते हैं बच्चों तो बोरोन के साथ अमोनिया की कोई डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होती है, हम कितना भी इसको हीट कर लें, बोरोन अमोनिया के साथ हीटिंग पर बोरोन नाइट्राइड तो कभी नहीं बनाएगा। अगर हम इसे हाई टेम्परेचर पे लेते हैं तो अमोनिया विल बी डिकम्पोज इनटू N2N हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में फर्दर रिएक्ट विद बोरोन एंड फॉर्म B2H6, बट बच्चों वो डायरेक्ट बोरोन नाइट्राइड नहीं बनाएगा, एक्चुअली वो B2H6 बनाएगा, वो अमोनिया से रिएक्शन करके वो बोरोन नाइट्राइड बनाएगा, बट बोरोन के एज सच अमोनिया के साथ डायरेक्ट रिएक्शन होकर के बोरोन नाइट्राइड बने ऐसा नहीं होता है। सो ए ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन नहीं होगा। अगर हम सी ऑप्शन की बात करते हैं बच्चों, B2O3 को अगर मैं अमोनिया के साथ में हीट करता हूं तो सबसे पहले एक एडिशन प्रोडक्ट मिलता है B2O3 डॉट अमोनिया। अगर मैं इसको फर्दर हीट करता हूं और एंड अप्रोक्स 900 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हीट करता हूं तो बच्चों एक्चुअली क्या होता है, जो अमोनिया है ये N2 एंड हाइड्रोजन में टूट जाता है और ये हाइड्रोजन इसकी ऑक्सीजन लेकर के वाटर बना देता है और अब बोरोन और नाइट्रोजन मिलकर के बोरोन नाइट्राइड बनाता है। तो इस तरह से सी वाला प्रोडक्ट सी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है क्योंकि B2O3 अमोनिया से रिएक्शन करके बोरोन नाइट्राइड पॉलीमर बना रहा है। अगर हम NaBH4 ऑप्शन की बात करते हैं बच्चों, तो अगर मैं NaBH4 में अमोनिया डालता हूं तो एज सच, क्योंकि दोनों के दोनों लेविस बेस हैं बच्चों, NaBH4 एंड अमोनिया दोनों लेविस बेस हैं, ये दोनों एक साथ कभी कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। NaBH4 को मैं कितना भी हीट कर दूं बच्चों, ये अमोनिया के साथ में रिएक्ट करके बोरोन नाइट्राइड नहीं बनाएगा, इनफैक्ट ये कोई रिएक्शन भी नहीं करेगा। सो देयर विल बी नो रिएक्शन। सो डी ऑप्शन will not be the correct option. So right answer would be A and C. Okay students, let's come to the another question. It comes from metallurgy and it is asked from NCERT book only. बच्चों ये NCERT में डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये मेटलर्जी आयरन मेटलर्जी में मेटलर्जी चैप्टर के अंदर, द रिएक्शन विच आर टेकिंग प्लेस in temperature range of 900 Kelvin to 1500 Kelvin in blast furnace in metallurgy of iron. बच्चों blast furnace जो हम लोगों ने पढ़ी थी वो इस तरह की कुछ होती है, यहाँ पर कप एंड कॉन मेथड होता है और ये जो टेम्परेचर रेंज है बच्चों वो ये वाली टेम्परेचर रेंज है, ये यहाँ वाली ये टेम्परेचर रेंज है बच्चों, ये टेम्परेचर रेंज है। इस टेम्परेचर रेंज में बच्चों FeO एक्चुअली Fe2O3 कार्बन मोनोऑक्साइड से इससे अपर रीजन में, यहां पर इस रीजन में रिड्यूस हो चुका है बच्चों FeO के अंदर, यहां पर इस रीजन में ये वाला है 900 टू 1500 केल्विन टेम्परेचर का जोन, इसके अंदर FeO प्रेजेंट है बच्चों एंड FeO विल बी रिड्यूस्ड बाय CO टू फॉर्म आयरन प्लस CO2। यहीं पे बच्चों अनबर्न्ड कार्बन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं, तो यहां पर एक्सेस ऑफ CO, इस पूरे एरिया में CO की एक्सेस है बच्चों। इसी के साथ बच्चों यहां पर थर्मली रिलेटिवली लेस स्टेबल, नॉट लेस स्टेबल, थर्मली रिलेटिवली लेस स्टेबल कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन होता है बच्चों इसी रीजन में, और ये बनता है CaO सॉलिड विथ CO2 गैस, और ये जो CO2 गैस है बच्चों वो यहाँ कार्बन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रही है और वो आयरन ऑक्साइड को आयरन में कन्वर्ट कर रही है, मींस यहाँ पे जो आयरन मोल्टन आयरन है वो यहाँ पर मिल रहा है अपने को। तो एक रिएक्शन तो FeO प्लस CO ये हो रही है बच्चों जो यहाँ पर दी हुई है। दूसरी वाली रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन जो यहाँ पर हो रहा है, बिल्कुल सही है बच्चों। अच्छा, साथ में बच्चों ये एक बेसिक इम्प्योरिटी है विच इज कॉल्ड फ्लक्स, ये
SiO2 प्रेजेंट एसिडिक इंप्योरिटी जो कि इस आयरन और में प्रेजेंट थी उसको रिमूव करने का काम करेगा और इसको बोलते हैं कैल्शियम सिलिकेट विच इज स्लेज। तो यहां स्लेज फॉर्मेशन भी हो रहा है बच्चों, और इसी टेम्परेचर पे ये स्लेज फॉर्मेशन हो रहा है CaSiO3। तो यहां पर हम देख सकते हैं ए रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन हो रहा है, बी रिएक्शन स्लेज फॉर्मेशन जो यहां पर हो रहा है, सी रिएक्शन आयरन ऑक्साइड का आयरन में रिडक्शन हो रहा है। बच्चों FeO कार्बन, FeO इज रिड्यूस्ड बाय कार्बन। ऑलवेज रिमेंबर ये जो रिएक्शन होती है इस रिएक्शन को होने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि इसकी थर्मोडायनेमिक्स केवल तभी अलाउड होगी जब टेम्परेचर रेंज बहुत हाई होगी। तो बच्चों इस रिएक्शन को होने के लिए अप्रोक्स 2000 केल्विन टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, जो ऑलमोस्ट बॉटम पे होता है बच्चों। यहां पर ये वाला रीजन होता है जहां पर मोल्टन आयरन पड़ा हुआ है या मोल्टन लाइक पिग आयरन है, उसी के जस्ट ऊपर का जो टेम्परेचर रीजन है वहां पर ये रिएक्शन होती है। तो ये रिएक्शन इस टेम्परेचर रेंज में हो ही नहीं सकती है। सो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। तो राइट आंसर वुड बी A, B एंड C।